चलिए हम लोग 15.4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआरस क्या होते हैं। जी हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआरस डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल तथा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका नाम बताइए। जी हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआरस डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल तथा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये निम्न है: इनडोल कंपाउंड, इनडोल 3 एसिटिक एसिड that is IAA, adenine derivative N6 फ्यूराइल एमाइन प्यूरिन काइनेटिन कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड ABA टर्पेन्स यानी कि जिबरेलिक एसिड GA3 गैसेज इथाइलिन C2H4। चलिए इनडोल कंपाउंड्स का पीजीआर बताइए। जी हाँ, इनडोल कंपाउंड्स यानी कि इनडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। जी हाँ, इनडोल कंपाउंड्स यानी कि इनडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। जी हाँ, इनडोल कंपाउंड्स यानी कि इनडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। एडेनिन डेरिवेटिव्स पीजीआर बताइए। जी हाँ, एडेनिन डेरिवेटिव N6 पोरोफाइरिल एमाइनो प्यूरिन काइनेटिन है। जी हाँ, एडेनिन डेरिवेटिव N6 पोरोफाइरिल एमाइनो प्यूरिन काइनेटिन है। जी हाँ, एडेनिन डेरिवेटिव N6 पोरोफाइरिल एमाइनो प्यूरिन काइनेटिन है। कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव का एग्जांपल बताइए। जी हाँ, कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव का एग्जांपल एब्सिसिक एसिड ABA है। जी हाँ, कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव का एग्जांपल एब्सिसिक एसिड ABA है। जी हाँ, कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव का एग्जांपल एब्सिसिक एसिड ABA है। टर्पेन्स का एग्जांपल बताइए। जी हाँ, टर्पेन्स का एग्जांपल जिबरेलिक एसिड GA3 होता है। जी हाँ, टर्पेन्स का एग्जांपल जिबरेलिक एसिड GA3 होता है। जी हाँ, टर्पेन्स का एग्जांपल जिबरेलिक एसिड GA3 होता है। गैसेज पीजीआरस का नाम बताइए। जी हाँ, इथाइलिन C2H4 गैसियस पीजीआरस हैं। जी हाँ, इथाइलिन C2H4 गैसियस पीजीआरस हैं। जी हाँ, इथाइलिन C2H4 गैसियस पीजीआरस हैं। पीजीआरस को लिटरेचर में प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन्स जैसे वेरियस नाम से डिस्क्राइब किया गया है। पीजीआरस को लिटरेचर में प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन्स जैसे वेरियस नाम से डिस्क्राइब किया गया है। बताइए पीजीआरस को ब्रॉडली कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। जी हाँ, पीजीआरस यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को लिविंग प्लांट में उनके फंक्शन के आधार पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड सेकेंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। जी हाँ, पीजीआरस यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को लिविंग प्लांट में उनके फंक्शन के आधार पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड सेकेंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स।
चलिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या करते हैं? जी हाँ, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग तथा सीड फॉर्मेशन आदि। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स का 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ऑक्जिन्स, जिबेरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स के 3 एग्जाम्पल्स हैं। जी हाँ, ऑक्जिन्स, जिबेरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स के 3 एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं? जी हाँ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन के वुंड और स्ट्रेस के प्रति प्लांट रिस्पॉन्स में भाग लेते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज जैसे डोर्मेंसी एंड एब्सीजन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन के वुंड और स्ट्रेस के प्रति प्लांट रिस्पॉन्स में भाग लेते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज जैसे डोर्मेंसी तथा एब्सिशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एब्सिसिक एसिड दैट इज ABA। जी हाँ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन के वुंड और स्ट्रेस के प्रति प्लांट रिस्पॉन्स में भाग लेते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज जैसे डोर्मेंसी तथा एब्सिशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एब्सिसिक एसिड दैट इज ABA। क्या गैसियस पीजीआर इथाइलिन किसी भी ग्रुप के साथ फिट हो सकता है, लेकिन लार्जली यह किस एक्टिविटी का इनहिबिटर है? जी हाँ, गैसियस पीजीआर इथाइलिन किसी भी ग्रुप के साथ फिट हो सकता है, लेकिन लार्जली यह एक ग्रोथ एक्टिविटीज का इनहिबिटर है। जी हाँ, गैसियस पीजीआर इथाइलिन किसी भी ग्रुप के साथ फिट हो सकता है, लेकिन लार्जली यह एक ग्रोथ एक्टिविटीज का इनहिबिटर है। रिवाइज कीजिए 15.4.2 डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। बताइए क्या यह मजेदार बात नहीं है कि पीसीआरस के 5 मेजर ग्रुप्स में प्रत्येक की खोज एक्सीडेंटल है? और यह भी बताइए इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? जी हाँ, यह मजेदार बात है कि पीसीआरस के 5 मेजर ग्रुप्स में प्रत्येक की खोज एक एक्सीडेंटल था। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोनेरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लाइट सोर्स की ओर ग्रोथ यानी कि फोटोट्रोपिज्म द्वारा यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन के प्रति रिस्पोंड करता है। जी हाँ, यह मजेदार बात है कि पीजीआरस के 5 मेजर ग्रुप्स में प्रत्येक की खोज एक एक्सीडेंटल था। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र
फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोनेरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लाइट सोर्स की ओर ग्रोथ यानी कि फोटोट्रोपिज्म द्वारा यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन के प्रति रिस्पोंड करता है। बताइए, इस ग्रास पर चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से पिजियर्स की डिस्कवरी की शुरुआत हुई। जी हाँ, केरेनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर ऑब्जर्वेशन से चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से पिजियर्स की डिस्कवरी की शुरुआत हुई। एक्सपेरिमेंट्स की एक लंबी सीरीज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोलियोप्टाइल की टिप ही ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की साइट थी, जो इंटायर कोलियोप्टाइल की बेंडिंग का कारण है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 15.10। क्या इसमें आपको एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? क्या इसमें एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट भी आपके माइंड में आ रहा है? इसमें ए, बी, सी, डी की फिगर बताइए। ऑक्सीजन को किसने और किससे आइसोलेट किया था? जी हाँ, ऑक्सीजन को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट सीडलिंग की कोलियोप्टाइल टिप से आइसोलेट किया था। जी हाँ, ऑक्सीजन को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट सीडलिंग की कोलियोप्टाइल टिप से आइसोलेट किया था। जी हाँ, ऑक्सीजन को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट सीडलिंग की कोलियोप्टाइल टिप से आइसोलेट किया था। बताइए, बाकानाई यानी कि फुलिश सीडलिंग क्या होता है? जी हाँ, बाकानाई यानी कि फुलिश सीडलिंग राइस सीडलिंग की डिजीज है, जो जिबेरेला फ्यूजिक्यूरोई यानी फंगस द्वारा होता है। जी हाँ, बाकानाई यानी कि फुलिश सीडलिंग राइस सीडलिंग की डिजीज है, जो जिबेरेला फ्यूजिक्यूरोई यानी फंगस द्वारा होता है। दी बाकानी यानी कि फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग was caused by a fungal pathogen जिबेरिला फ्यूजिक्यूरियोई। बताइए, किसने अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स में डिजीज सिम्टम्स को बताया जब इन्होंने फंगस के एस्टेराइल फिल्ट्रेट्स को इसके साथ ट्रीट किया? यह एक्टिवेट सब्सटेंस के बाद जिबेरेलिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। किसने रिपोर्ट किया the appearance of symptoms of disease in uninfected rice seedling when they were treated with a sterile filtrate of the fungus? The active substance were later identified as gibberellic acid. जी हाँ, बाकानाई यानी कि फुलिश सीडलिंग राइस सीडलिंग की डिजीज है, जो जिबेरेला फ्यूजिक्यूरोई यानी कि एक फंगस पैथोजन द्वारा होता है। ई कुरोसावा ने अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग में डिजीज सिम्टम्स को बताया जब इन्होंने फंगस के एस्टेराइल फिल्ट्रेट्स को इसके साथ ट्रीट किया। यह एक्टिव सब्सटेंस बाद में जिबेरेलिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी से बताइए, एफ एस्कूग तथा उसके को वर्कर्स ने क्या ऑब्जर्व किया? जी हाँ, एफ एस्कूग तथा उनके को वर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको स्टेम्स की इंटरनोडल सेगमेंट से
कैलस प्रोलिफरेट हो गया है और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सीजन के अतिरिक्त न्यूट्रिएंट मीडियम को वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए के साथ सप्लीमेंट किया गया। कैलस मतलब ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जी हाँ, एफ एस कूग तथा उनके कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको एस्टिम्स की इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस प्रोलिफरेट हो गया है और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सीजन के अतिरिक्त न्यूट्रिएंट मीडियम को वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए के साथ सप्लीमेंट किया गया। कैलस मतलब ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एफ एस कूग तथा उनके कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको एस्टेम्स के इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस प्रोलिफरेट हो गया है। बताइए ऐसा कब हुआ? जी हाँ, एफ एस कूग तथा उनके कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको एस्टेम्स की इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस प्रोलिफरेट हो गया है और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सीजन के अतिरिक्त न्यूट्रिएंट मीडियम को वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए के साथ सप्लीमेंट किया गया। कैलस मतलब ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जी हाँ, एफ एस कूग तथा उनके कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको एस्टिम्स की इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस प्रोलिफरेट हो गया है और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सीजन के अतिरिक्त न्यूट्रिएंट मीडियम को वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए के साथ सप्लीमेंट किया गया। कैलस मतलब ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैलस मतलब क्या होता है? जी हाँ, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कैलस कहते हैं। जी हाँ, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कैलस कहते हैं। जी हाँ, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कैलस कहते हैं। किसने साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाइड तथा क्रिस्टलाइज किया एवं काइनेटिन नाम दिया? जी हाँ, एस्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाइड तथा क्रिस्टलाइज किया एवं काइनेटिन नाम दिया। जी हाँ, एस्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाइड तथा क्रिस्टलाइज किया एवं काइनेटिन नाम दिया। मिड 1960s के दौरान 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने 3 विभिन्न प्रकार की इनहिबिटर्स का प्यूरिफिकेशन तथा उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रस्तुत किया। एनसीईआरटी के लाइन से नाम बताइए इनका और यह भी बताइए कि बाद में इसका क्या नाम दिया गया। जी हाँ, मिड 1960s के दौरान 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने विभिन्न प्रकार के इनहिबिटर्स का प्यूरिफिकेशन तथा केमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रस्तुत किया। यानी कि इनहिबिटर बी, एवसिजन सेकेंड एंड डॉर्मिन। जी हाँ, मिड 1960s के दौरान 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने 3 विभिन्न प्रकार के इनहिबिटर्स का प्यूरिफिकेशन तथा उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रस्तुत किया। ये थे इनहिबिटर बी, एवसिजन सेकेंड एंड डॉर्मिन। बाद में ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल पाए गए तथा इनको एब्सिसिक एसिड यानी कि एबीए नाम दिया गया। जी हाँ, बाद में ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल पाए गए
तथा इनको एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA नाम दिया गया। बताइए किसने कन्फर्म्ड किया कि राइपेंड ऑरेंज से रिलीज हुए एक वोलाटाइल सब्सटेंस के पास में रखे अनराइपेंड बनानास में राइपनिंग जल्दी होने लगती है? जी हाँ, कॉजिन्स ने यह कन्फर्म्ड किया कि राइपेंड ऑरेंजेज से रिलीज हुए एक वोलाटाइल सब्सटेंस के पास में रखे अनराइपेंड बनानास में राइपेनिंग जल्दी होने लगती है। जी हाँ, कॉजिन्स ने यह कन्फर्म्ड किया कि राइपेंड ऑरेंजेज से रिलीज हुए एक वोलाटाइल सब्सटेंस के पास में रखे अनराइपेंड बनानास में राइपेनिंग जल्दी होने लगती है। बताइए बाद में यह वोलाटाइल सब्सटेंस किस नाम से आइडेंटिफाइड हुआ? जी हाँ, कॉजिन्स ने यह कन्फर्म्ड किया कि राइपेंड ऑरेंजेज से रिलीज हुए एक वोलाटाइल सब्सटेंस के पास में रखे अनराइपेंड बनानास में राइपेनिंग जल्दी होने लगती है और बाद में यह वोलाटाइल सब्सटेंस इथाइलिन के नाम से आइडेंटिफाइड हुआ जो एक गैसियस पीजीआर है। आइए अब इन 5 कैटेगरीज के पीजीआर्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का अध्ययन करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए 15.4.3 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। चलिए ऑक्सीजन्स के बारे में रिवाइज कर लीजिए। बताइए ऑक्सीजन्स कौन सा वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, ऑक्सीजन्स ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। जी हाँ, ऑक्सीजन्स ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। जी हाँ, ऑक्सीजन्स ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। बताइए ऑक्सीजन्स को सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया? जी हाँ, ऑक्सीजन्स को सबसे पहले ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया। जी हाँ, ऑक्सीजन्स को सबसे पहले ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया। जी हाँ, ऑक्सीजन्स को सबसे पहले ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया। बताइए टर्म ऑक्सीजन किसके लिए अप्लाइड किया जाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन टर्म का प्रयोग इनडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA तथा अन्य नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जिनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन टर्म का प्रयोग इनडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA तथा अन्य नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जिनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बताइए ये ऑक्सीजन से जनरली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जी हाँ, ये ऑक्सीजन से जनरली स्टेम तथा रूट्स के ग्रोइंग एपाइसेस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं तथा वहाँ से अपने एक्शन वाले रीजन की ओर चले जाते हैं। जी हाँ, ये ऑक्सीजन से जनरली स्टेम तथा रूट्स के ग्रोइंग एपाइसेस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं तथा वहाँ से अपने एक्शन वाले रीजन की ओर चले जाते हैं। प्लांट्स से आइसोलेट किया गया ऑक्सीजन्स का नाम बताइए। जी हाँ, IAA एंड इनडोल ब्यूटारिक एसिड यानी कि IBA नामक ऑक्सीजन्स को प्लांट्स से आइसोलेट किया गया है। जी हाँ, IAA एंड इनडोल ब्यूटारिक एसिड यानी कि IBA नामक ऑक्सीजन्स
को प्लांट्स से आइसोलेट किया गया है। दो सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम बताइए। जी हाँ, NaA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। जी हाँ, NaA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। ये सभी ऑक्सीजन्स एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, IAA एवं इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी कि IBA नामक ऑक्सीजन्स को प्लांट से आइसोलेट किया गया है। NaA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स है। ये सभी ऑक्सीजन्स एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। फिर से एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। जी हाँ, IAA एवं इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी कि IBA नामक ऑक्सीजन्स को प्लांट से आइसोलेट किया गया है। NaA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स है। ये सभी ऑक्सीजन्स एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। फिर से एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। बताइए क्या ऑक्सीजन्स स्टेम की कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन्स स्टेम की कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन्स स्टेम की कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। यह एप्लीकेशन प्लांट की प्रोपेगेशन में वाइडली यूज्ड होता है। बताइए ऑक्सीजन्स किसको प्रमोट करते हैं? एग्जाम्पल भी बताइए एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, ऑक्सीजन्स फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनएप्पल्स में ये अर्ली स्टेज में फ्रूट तथा लीव को गिरने से क्या रोकते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन्स फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनएप्पल्स में ऑक्सीजन्स हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, लेकिन यह प्रमोट करते हैं एवेसीजन को ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, यानी कि यह ओल्डर मैच्योर लीव्स तथा फ्रूट में एवेसीजन को प्रमोट करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन्स फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनएप्पल्स में ऑक्सीजन्स हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, लेकिन यह प्रमोट करते हैं एवेसीजन को ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, यानी कि यह ओल्डर मैच्योर लीव्स तथा फ्रूट में एवेसीजन को प्रमोट करते हैं। बताइए एपिकल डोमिनेंस किसको कहते हैं? जी हाँ, अधिकांश हायर प्लांट्स में ग्रोइंग अपिकल बॉड लैटरल यानी कि एक्सिलरी बॉड की ग्रोथ को ऑक्सीजन्स रोकती है। इस फेनोमेनन को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। जी हाँ, अधिकांश हायर प्लांट्स में ग्रोइंग अपिकल बॉड
लैटरल यानी कि एक्सिलरी बॉड की ग्रोथ को ऑक्सिन्स रोकती है। इस फेनोमेनन को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। डिकैपिटेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, शूट टिप के रिमूवल को डिकैपिटेशन कहते हैं। जी हाँ, शूट टिप के रिमूवल को डिकैपिटेशन कहते हैं। जी हाँ, शूट टिप के रिमूवल को डिकैपिटेशन कहते हैं। बताइए, डिकैपिटेशन से क्या होता है? जी हाँ, डिकैपिटेशन यानी कि शूट टिप्स के रिमूवल से पराया लैटरल बॉड्स की ग्रोथ होती है। जी हाँ, डिकैपिटेशन यानी कि शूट टिप्स के रिमूवल से पराया लैटरल बॉड्स की ग्रोथ होती है। बताइए, डिकैपिटेशन यानी कि शूट टिप्स के रिमूवल से जो पराया लैटरल बॉड्स की ग्रोथ होती है, इसका वाइडली यूज्ड किन प्लांट्स में किया जाता है? जी हाँ, डिकैपिटेशन यह अधिकतर टी प्लासेंटेशन एवं हेड्स मेकिंग में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, डिकैपिटेशन यह अधिकतर टी प्लासेंटेशन एवं हेड्स मेकिंग में प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्या ऑक्सिन्स पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है? यदि हाँ तो एग्जाम्पल बताइए। और क्या ऑक्सिन्स हर्बिसाइड के रूप में भी वाइडली यूज्ड किया जाता है? जी हाँ, ऑक्सिन्स पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के लिए टोमेटोज, इन्हें हर्बिसाइड के रूप में वाइडली यूज्ड किया जाता है। जी हाँ। जी हाँ, ऑक्सिन्स पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के लिए टोमेटोज, इन्हें हर्बिसाइड के रूप में वाइडली यूज्ड किया जाता है। जी हाँ। बताइए, कौन अधिकतर डाइकोटिलेडनस वेड्स को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मैच्योर मोनोकोटिलेडन्स प्लांट को प्रभावित नहीं करता है? और इसका उपयोग गार्डनर द्वारा वीड फ्री लॉन को तैयार करने में किया जाता है। जी हाँ, 2,4-D अधिकतर डाइकोटिलेडनस वेड्स को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मैच्योर मोनोकोटिलेडन्स प्लांट को प्रभावित नहीं करता है। इसका गार्डनर द्वारा वीड फ्री लॉन को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, 2,4-D अधिकतर डाइकोटिलेडनस वेड्स को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मैच्योर मोनोकोटिलेडन्स प्लांट को प्रभावित नहीं करता है। इसका गार्डनर द्वारा वीड फ्री लॉन को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। क्या ऑक्सिन्स कंट्रोल्स करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को और हेल्प्स करता है इन सेल डिवीजन? जी हाँ, ऑक्सिन्स जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है तथा सेल्स की डिवीजन में सहायता करता है। जी हाँ, ऑक्सिन्स जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है तथा सेल्स की डिवीजन में सहायता करता है। चलिए, फिगर 15.11 एपिकल डोमिनेंस इन ए प्लांट में बताइए कि आपके माइंड में ए प्लांट विद एपिकल बॉड इन इंटैक्ट की फिगर आ रही है। बी, ए प्लांट विद एपिकल बॉड रिमूव्ड। और क्या आप नोट कर पा रहे हैं द ग्रोथ ऑफ लैटरल बॉड्स को इनटू ब्रांचेस आफ्टर डिकैपिटेशन? फिर से देखिए इसको, रिवाइज कीजिए 15.4.3.2 जिबेरेलिंस को। क्या जिबेरेलिंस भी एक अनदर टाइप का प्रोमोटरी पीजीआर है?
जी हाँ, जिबेरेलिन भी एक एनोदर काइंड का प्रोमोटरी पीसीआर है। जी हाँ, जिबेरेलिन भी एक एनोदर काइंड का प्रोमोटरी पीसीआर है। वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से 100 से अधिक जिबेरेलिन्स को रिपोर्ट किया जा चुका है। ये ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? जी हाँ, वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई तथा हायर प्लांट्स द्वारा 100 से अधिक जिबेरेलिन्स को रिपोर्ट किया जा चुका है। बताइए, जिबेरेलिन्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? जी हाँ, जिबेरेलिन्स को डिनोटेड किया जाता है एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। जी हाँ, जिबेरेलिन्स को डिनोटेड किया जाता है एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। सबसे पहला तथा सबसे अधिक इंटेंसिवली अध्ययन किए जाने वाला जिबरेलिन कौन है? जी हाँ, GA3 सबसे पहला तथा सबसे अधिक इंटेंसिवली अध्ययन किए जाने वाला जिबरेलिन है। जी हाँ, GA3 सबसे पहला तथा सबसे अधिक इंटेंसिवली अध्ययन किए जाने वाला जिबरेलिन है। क्या सभी जीएस एसिडिक होते हैं? जी हाँ, ऑल जीएस एसिडिक होते हैं। जी हाँ, ऑल जीएस एसिडिक होते हैं। बताइए, जिबेरेलिन्स प्लांट में वाइड रेंज में किस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, जिबेरेलिन प्लांट्स में वाइड रेंज में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, जिबेरेलिन प्लांट्स में वाइड रेंज में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बताइए, जिबेरेलिन्स क्या करता है? जी हाँ, जिबेरेलिन्स में एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने की क्षमता होती है तथा इसका उपयोग ग्रेप्स के स्टॉक यानी कि डंठल की लेंथ को बढ़ाने में किया जाता है। जिबेरेलिन एप्पल जैसे फ्रूट को इलोंगेट तथा उसकी शेप को इम्प्रूव करता है। ये सेनेसेंस को भी डिले करता है ताकि फ्रूट मार्केट में जाने तक पेड़ों पर लॉन्गर टाइम तक लगे रहें। जी हाँ, जिबेरेलिन्स में एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने की क्षमता होती है तथा इसका उपयोग ग्रेप्स के स्टॉक यानी कि डंठल की लेंथ को बढ़ाने में किया जाता है। जिबरेलिन एप्पल जैसे फ्रूट को इलोंगेट तथा उसकी शेप को इम्प्रूव करता है। ये सेनेसेंस को भी डिले करता है ताकि फ्रूट मार्केट में जाने तक पेड़ों पर लॉन्गर टाइम तक लगे रहें। किसका यूज ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है? जी हाँ, GA3 का यूज़ ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है। जी हाँ, GA3 का यूज़ ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है। शुगरकेन के स्टेम पर GAs को छिड़कने पर क्या होता है? जी हाँ, शुगरकेन के स्टेम में कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में स्टोर रहता है। शुगरकेन की खेतों में जिबेरेलिन छिड़कने पर स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। इस प्रकार यह यील्ड को 20 टन्स पर एकड़ बढ़ा देता है। जी हाँ, शुगरकेन के स्टेम में कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में स्टोर रहता है। शुगरकेन की खेतों में जिबेरेलिन छिड़कने पर स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। इस प्रकार यह यील्ड को 20 टन्स पर एकड़ बढ़ा देता है। जुवेनाइल कॉनिफर्स पर जीएज छिड़कने पर क्या होता है?
जी हाँ, जीएज छिड़कने पर जुवेनाइल कोनिफर्स में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है, इसलिए यह अर्ली सीड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है। यह बीट, कैबेज तथा कई पौधे जिनमें रिजेट हैबिट होती है, इनमें बोल्टिंग को प्रमोट करता है। जी हाँ, जीएज छिड़कने पर जुवेनाइल कोनिफर्स में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है, इसलिए यह अर्ली सीड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है। यह बीट, कैबेज तथा कई पौधे जिनमें रिजेट हैबिट होती है, इनमें बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग किसको कहते हैं? जी हाँ, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग कहते हैं। जी हाँ, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग कहते हैं। जी हाँ, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग कहते हैं।